ध्यान दीजिएगा कि जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा और बेसिक नॉलेज हम लोगों ने दी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है एक्चुअल में, तो ये हम लोगों को समझ में आया। आज ये बारी है समझने की कि एक्चुअल में लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है तो वो बैंड क्यों हो रही है। सवाल ये आता है कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। चलिए आइए समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अगर बेसिक चीजों को पकड़ के रखना है, आपको बिल्कुल बेसिक चीजों को आपको पकड़ के रखना है बिना किसी डाउट के, ठीक है। कल आपको याद है जब मैंने एग्जांपल लिया था, एक कंटेनर में हमने वाटर लिया था ना, वाटर, और बाहर उसके एयर है क्या नहीं। थोड़ा सा अब मैं आपको बताता हूं इस एयर और वाटर का जो पॉइंट है ये मैं आपके सामने रख रहा हूं, थोड़ा ध्यान दें इस बात पे बच्चों। इस एयर और वाटर को मैं एक मीडियम से प्रोनाउंस करने जा रहा हूं और वो है रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। ठीक है, जनरली क्या सोचते हैं, अब आप सोच रहे होंगे सर ये कोई और मीडियम है क्या। नहीं नहीं, जो भी मीडियम हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जिस ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट एक से दूसरे में जा रही है, सुन रहे हो मेरी बात को भाई, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जा रही है, तो ये तो कंफर्म है कि रिफ्रैक्शन के अंदर दो मीडियम काम करते हैं। तो उन दोनों मीडियम में से एक मीडियम का नाम होता है रेयर मीडियम, एक मीडियम का नाम होता है डेंसर मीडियम। ये सोच लो पहले तो। अब किसका नाम रेयर है और किसका नाम डेंसर है, सवाल ये है हमारे सामने, क्वेश्चन ये है हमारे सामने। बच्चों देखो, वैसे तो अगर मैं आपको सिंपली समझाना चाहूं कुछ एक एक्सेप्शनल केस को देख करके, जिन मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा कैसे होती है, सपोज कि आपने दो इक्वल वॉल्यूम के ट्रांसपेरेंट मटेरियल ले लिया, आपने इक्वल वॉल्यूम का आपने वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल ले लिया, तो ऐसे में दोनों का मास अलग अलग हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप एक ग्लास स्लैब ले लो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक आप ग्लास स्लैब होती है रेक्टेंगुलर शेप की, ठीक है, एक ग्लास स्लैब का आप ले लो, ठीक। और ये ग्लास स्लैब जो है ये सारी ग्लास की बनी हुई, ठीक है, नंबर ट्रांसपेरेंट मीडियम तो है ही है। दूसरा, अगर आप उस वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम इसका है उतने वॉल्यूम के बराबर अगर आप किसी बीकर में पानी ले लें, वाटर, मेरी बात सुनना, मैंने वॉल्यूम की बात की है, वॉल्यूम की बात की है, वॉल्यूम की, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग अच्छे से जानते हो कि वो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। अब मुझे ये बताओ कि एक तो ग्लास स्लैब, और एक ग्लास स्लैब का जितना वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम के इक्वल वॉल्यूम का हमने वाटर ले लिया, तो वॉल्यूम तो सेम हो गया दोनों में, ठीक है। तो ऐसे में मास किसका ज्यादा हुआ, मास किसका ज्यादा होगा, ग्लास का या वाटर का, वॉल्यूम इक्वल है दोनों का, तो मास किसका ज्यादा होगा, ग्लास का, ग्लास स्लैब का या वाटर का। गलत, ग्लास स्लैब का ज्यादा होगा। जब बराबर वॉल्यूम ले रहे हैं तो मास ग्लास स्लैब का ज्यादा है, क्योंकि वो सॉलिड है ना भाई। ये भी क्यों बोल रहे हो आप, सॉलिड चीज है वो, लिक्विड है तो वाटर तो लिक्विड है ना,
इसीलिए तो डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी। ठीक, एक पॉइंट तो ये। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल देखो कि एक गिलास पानी है, पूरा पानी भरा हुआ है इसमें, और उसी गिलास को जब खाली कर देंगे तो उसमें क्या रहेगा? गिलास खाली कर दिया तो उसमें कुछ है? गिलास खाली कर दिया तो उसमें कुछ है? एयर है ना, बिल्कुल। अब सोचो, जितनी जगह पानी को मिली थी उतनी जगह एयर को मिल रही है, लेकिन दोनों में से हैवी कौन है? डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम है, ऑब्वियसली वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है। तो इससे क्या पता लगता है कि एयर और वाटर, अब जैसे एग्जांपल बताया था कि रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है? एयर से। कहाँ जा रही है? वाटर में। तो ऐसे में दो मीडियम कौन कौन हो गए यहाँ पे? एयर जो पानी के ऊपर है, और ये अंदर पानी, दो मीडियम हो गए। तो अब आपको मैं बता देता हूँ, इन दोनों मीडियम में जिसकी डेंसिटी कम है उसको कहा जाता है रेरर मीडियम। कंपैरेटिवली जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसको कहते हैं डेंसर मीडियम। और ये कंसेप्ट हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में इस्तेमाल होगा, लाइट वाले चैप्टर में इस्तेमाल होता है ये, रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो यानी कि अब आपको समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे रेरर किसे कहा? एयर और वाटर में रेरर किसे कहा? एयर को। और डेंसर किसे कहा? वाटर को। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे में जैसे ग्लास स्लैब है, अगर ग्लास स्लैब के एंटर कर रही है लाइट तो यहाँ भी बैंड होगी। अब यहाँ से लाइट कहाँ आ रही है? एयर से ग्लास में। तो इस पेयर में, इस मीडियम के अंदर एयर क्या कहलाएगा? रेरर मीडियम। और ग्लास कैसा मीडियम कहलाएगा? डेंसर मीडियम। और यहाँ पे कौन है? एयर क्या कहलाएगा यहाँ? एयर वाटर में रेरर मीडियम, और वाटर के अंदर डेंसर मीडियम। बात समझ में आ गई? तो आई होप आपको ये रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। इसकी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको समझने की ज़रूरत है। और एक बात का ध्यान रखना, ये दोनों टर्म कभी भी अलग अलग नहीं आती हैं, क्योंकि ये दोनों रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव का मतलब कि रेरर के बिना डेंसर अधूरा है और डेंसर के बिना रेरर का यूज़ करना अधूरा है, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल में दो मीडियम का ही तो खेल है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दो मीडियम का ही तो खेल है, और वहीं पर इसका इस्तेमाल होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रेरर मीडियम डेंसर मीडियम का मीनिंग जानने के बाद अब मैं आपको बताता हूं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। लेकिन उससे पहले भी एक पॉइंट ये देखिएगा। सबसे पहले कुछ नोट्स हैं अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लास्ट में इसके बाद में आएंगे, पहले इसका मीनिंग अच्छे से जान लेंगे। नोट्स अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, when a ray of light travel from rarer medium to
denser medium, then it bends, towards the normal line। ठीक है, ये नॉर्मल लाइन आपके लिए नया नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो लॉस बताया था, नॉर्मल लाइन होती है परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, डायग्राम देखो, मैं जस्ट एक ये लाइन खींच रहा हूँ, बस आपको इस लाइन के हिसाब से थोड़ा सा सोचना है और समझना है। ये लाइन एक तरीके से एक बाउंड्री है दो मीडियम के बीच का। मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ समझाने की कोशिश है मेरी यहाँ पे कि एयर है ऊपर और नीचे वाटर है, यानी कि आप समझ जाइए बाउंड्री है दोनों के बीच की। और मुझे अब ये बताने की जरूरत नहीं कि रेरर कौन है। रेरर है एयर, डेंसर कौन है? वाटर। अब लाइट कहां से ट्रेवल कर रही है? रेरर से डेंसर। अब यहां पे ये इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट रे है, इसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ठीक है, अब यहां इस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुई, तो हमने क्या किया? अब हमने इस पॉइंट पे ड्रॉ कर दिया नॉर्मल लाइन को। हमने इस पॉइंट पे ड्रॉ कर दिया एक नॉर्मल लाइन को। ठीक है, कर दिया नॉर्मल लाइन को। अब सुनो, नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच के इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये आपके लिए नया नहीं है, रिफ्लेक्शन में भी यही था। ठीक है, अब इस लाइन का मीनिंग देखिए और इसको यहां अप्लाई कीजिए। रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स, मतलब होता है मुड़ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन की तरफ। यानी कि जब ये बैंड होगा तो ये बैंड किस तरफ होगा? अब आप देखिए, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल सीधा तो ना जाएगा, ये बिल्कुल सीधा तो जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? इसका रीजन देना बाकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? साइंस अभी ये भी है, अभी तो मैं उसके रिजल्ट समझा रहा हूं आपको कि ऐसा हो रहा है। अभी एक सवाल बाकी है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ये पॉइंट बाकी है अभी कि ऐसा क्यों हो रहा है मीडियम में जाके। पर आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल लाइन थी, ये इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल लाइन थी। अब ये इसको सीधा करना चाहिए था, पर ये क्या हुआ? ये सीधा आते 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 इस नॉर्मल लाइन की तरफ बैंड होगी। देखो ऐसे आते आते यहाँ ऐसे मुड़ गई ना नॉर्मल लाइन की तरफ, और नॉर्मल लाइन और ये है रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल क्या बोलते हैं? एंगल आर। अब आप खुद देखो, एक बात और नोट करो यहां से, क्या दोनों एंगल इक्वल हैं? क्या एंगल आई और आर इक्वल हैं यहां पे? नहीं। ज्यादा कौन सा है, आई या आर? स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, इसीलिए एंगल आई ज्यादा है। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर। इस बात को भी याद रखना कि जब रेजर से डेंसर जाती है ना रे ऑफ लाइट, तो ऐसा होता है, और उसका ये रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। अगर अपन देखिए, when a ray of light travel from denser medium to rarer medium, then it bends away
फ्रॉम द नॉर्मल लाइन अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन, मतलब एंगल आई लेस देन है एंगल आर से। ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे। मतलब देखो अभी डेंसर से रेयर, चलिए अब मैं उल्टा करूँ यहाँ पे। जैसे एक बात मैं और एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये वाटर, ठीक है, और ये एयर, ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ भाई? रे ऑफ लाइट है ना, वाटर से एयर जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको कई सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे। तो चलो वाटर वाला एग्जांपल अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा हो तो ग्लास वाला ले लो। ग्लास और एयर, एक कांच का खाली गिलास होता है ना, वो ले लो। खाली गिलास में तो हवा है ही, तो रे ऑफ लाइट मान लो अगर आपने छोटा सा बल्ब लिया, वो ग्लास के अंदर ले गया, तो उसकी लाइट क्या होगी? ग्लास में हवा से होती है ग्लास में, ग्लास से होती है वापस बाहर हवा में, नहीं? तो ग्लास से एयर, तो ग्लास कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। ग्लास कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। ग्लास कैसा मीडियम है? डेंसर। और एयर कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब क्या होना है? वापस वही पॉइंट, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन, ठीक है, उसके बाद ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ये देखो, ये पता है कहाँ बैठ होगी? थोड़ा मुझे डायग्राम जानना कैसे बनाना पड़ रहा है। कई बच्चे सोचेंगे स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन में खींचना इसको, ऐसे ले जाना। अब इससे आपको साफ नजर आ रहा है कि ये इंसिडेंट रे अवे अवे यानी कि नॉर्मल लाइन से दूर मुड़ गई, गैप बढ़ गया इसके बीच में, और ये एंगल क्या हो गया? तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि दो पॉइंट यहाँ पर हैं कि अगर आई ज़्यादा होगा आर से कब होगा? जब वो रेयर से डेंसर जाएंगे, और डेंसर से रेयर जब जाएंगे तो एंगल आई कम होगा और एंगल आर ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों?